नमस्ते। हम सभी जानते हैं जेड अंग्रेजी वर्णमाला का अंत है और ए लूप में आता है जो वर्णमाला की शुरुआत है। उसी तरह जब जीवन किसी समस्या का सामना करता है और किडनी जो हमारे शरीर में जीवित रहने के लिए अति महत्वपूर्ण है, यदि उसे कोई क्षति पहुंचती है तो ऐसे मामले में यदि हम किसी विशेष यज्ञ द्वारा सही समय पर उपचार प्राप्त करते हैं तो हम अपना जीवन आनंद अपने प्रियजनों के साथ बिना किसी परेशानी के फिर से उठा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं रिद्धि आज के जेड टॉक पर आपकी एंकर हूँ। जेड टॉक एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जिसका मकसद है भारत के सुप्रसिद्ध किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के माध्यम से हम सभी को जागरूक करना है कि हम किडनी का ध्यान कैसे रख सकते हैं और कैसे एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। क्योंकि यदि अगर हमारी किडनी पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुकी हो या किडनी में पहले से इन्फेक्शन हो तो हम कैसे उसका इलाज कर सकते हैं और कैसे एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। आज के जेड टॉक के विशेष सीरीज में हमारे साथ देश के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ लखानी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सिद्धार्थ लखानी, जेड टॉक पर आपका स्वागत है। ऐसे देखा जाए तो बोला जाता है कि उत्तम किडनी स्वास्थ्य के लिए वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलते चलते हम आपसे जानें किडनी की हर एक बात। डॉक्टर, हम किडनी हेल्थ के बारे में जानने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आप अपने रोगियों के लिए एक रोल मॉडल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सब नॉर्मल जितने भी पेशेंट्स या नॉर्मल लोग हैं जिनके लिए ये ज़रूरी है कि खुद को स्वस्थ रखना ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी चीज़ का डिस्कशन करें या लाइफ का डिस्कशन करें तो मैं मेरे लिए जो करता हूँ वो मैं मेरे पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज, जिसमें वॉकिंग, साइकिलिंग और फ्लोर एक्सरसाइजेस ये मैं प्रिफर करता हूँ। रेगुलर बेसिस पे मैं ये करता हूँ। डाइट के लिए सबसे ज़रूरी है आज के जंक डाइट के युग में अगर हमें फिट रहना है तो इट इज़ रियली अ चैलेंज। तो हमें जो डाइट के पर से है तो आज मैं जो फॉलो करता हूँ वो मिनिमम कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करता हूँ विद अ पार्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस से दूर रखता है, ये मेरे फूड क्रेविंग्स या फूड जो भी मुझे शुगर क्रेविंग्स है इससे मुझे बचा के रखता है और मुझे हेल्दी रखने में मदद करता है। इसी के साथ साथ जब मैं शुगर कम लेता हूँ, सॉल्ट कम लेता हूँ और मैं ऑयल कम लेता हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद बीपी, शुगर जैसी बीमारियों से दूर रह पा रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल से दूर रह पा रहा हूँ। तो मैं मेरे पेशेंट्स को भी ये कह सकता हूँ कि अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप भी इससे बच सकते हैं। सो डेफिनेटली ये जो मैं करता हूँ मैं मेरे पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, तो ये करना चाहिए। डॉक्टर, शरीर में किडनी की क्या भूमिकाएं हैं और किडनी हेल्दी रखना क्यों महत्वपूर्ण है? यस, तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आज के टाइम में जब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां एक पीक पे चल रही है और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आंकड़े मिलेंगे। तो किडनी ये दो बीन शेप्ड ऑर्गन है जो हमारे बैक में लगे हुई है। दो किडनी शरीर का काफ़ी सारा काम करती है। किडनी के अंदर एक अंदाज से 1.5 से 3 लाख फिल्टर्स है टोटल। और किडनी शरीर का कचरा निकालती है, किडनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, किडनी हमारा कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करती है। किडनी काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रीट करती है जो बोन्स को स्ट्रांग रखती है, खून बनाती है और शरीर के पानी को नियंत्रण में रखती है। तो इस तरह से किडनी एक कॉमन काफ़ी सारे काम है जो करती है। किडनी क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कोई भी ऑर्गन को शरीर में कुछ भी तकलीफ होगी तो वो किडनी को पहले अफेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट टू किडनी, लिवर टू किडनी। इसलिए किडनी को तंदुरुस्त रखना जरूरी है बिकॉज किडनी कमजोर होने से हमारी आयु कम हो सकती है। सेकेंडली, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो काफी बार जल्द से जल्द बीमारी पकड़ नहीं जाती है बिकॉज किडनी के सिम्टम्स हमारे आम सिम्टम्स जैसे है, जैसे कि थकान, सूजन आना, दम लगना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना। तो ये सब लक्षण काफी सारी बीमारी में देखे गए हैं और कई बार ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है कि नहीं। तो किडनी की बीमारी से बचने के लिए और किडनी की बीमारी से अर्ली डायग्नाइज होना, यही हमारे पास एक ऑप्शन है। तो इसके लिए हर एक से ये कहा जाता है कि किडनी क्या है, और अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्टोन इत्यादि कोई भी बड़ी बीमारी है जिससे किडनी के अंदर तकलीफ हो सकती है और मोटापा, तो आप अपने आप को
स्वस्थ रखने के लिए या अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप रूटीन चेकअप्स करें और किडनी को स्वस्थ रखें। और डॉक्टर, रोगी कैसे जानेगा कि वो किडनी की समस्या से ग्रस्त है, और कोई सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं? सो जैसे मैंने बताया कि किडनी के अंदर एक ये देखा गया है कि जब तक किडनी मेरी 70 से 80% कम नहीं हो जाती है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आते। जो सिम्टम्स आते हैं वो जैसे कि सूजन, भूख नहीं लगना, खुजली होना, दम लगना, ये शुरुआती लक्षण है। इसके पहले ज्यादातर पेशेंट्स को कोई लक्षण नहीं आता है। आप डायबिटीज या प्रोटीन जाने वाली बीमारी से त्रस्त है तो आपको सूजन जल्दी आ सकती है। तो सूजन ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का। दूसरा कॉमन प्रेजेंटेशन है नॉक्चूरिया या रात में यूरिन होना या यूरिन की मात्रा कम ज्यादा होना। ये दो प्रकार के सिम्टम्स है जो ज्यादातर पेशेंट्स को आते हैं और पेशेंट हमारे पास आते हैं। बाकी ज्यादा कॉमन सिम्टम्स नहीं है। बुखार, थकान, खून कमी की वजह से कमजोरी होना, सूजन होना, सुस्ती आना, ये ऐसे प्रकार के कॉमन सिम्टम्स है जिसको हम टाइप बी सिम्टम्स बोलते हैं, जो ज्यादातर वायरल फीवर, जॉन्डिस, ये सभी में एक ही प्रकार के लक्षण है। इसलिए किडनी से बचने के लिए अर्ली डायग्नोसिस के लिए मेरी जागरूकता होना जरूरी है कि भाई मुझे शुगर है, बीपी है, मुझे स्टोन है, या मेरे यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरे यूरिन में फ्रॉदिंग हो रहा है, झाग आ रहा है। तो ऐसे लक्षण पे मैं इमीडिएट जागरूक हो जाऊं और मैं मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करूं कि पापा मेरे को ये अबनॉर्मल लग रहा है और ये मेरे को कोई किडनी की बीमारी नहीं है। तो इसके लिए ये देखना जरूरी है और पेशेंट्स ने या नॉर्मल लोगों ने इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, आपने हमें डायग्नोसिस के बारे में बताया है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि किडनी डायग्नोसिस के टेस्ट के बारे में? यस, तो ये बहुत कॉमन है आज के इंटरनेट के जमाने में या आज के जमाने में जहाँ ज्यादातर पेशेंट्स और बॉडी प्रोफाइल्स बेचे जा रहे हैं। तो इस जमाने में एक स्पेसिफिक टेस्ट होना जरूरी है, मुझे मालूम होना जरूरी है कि मुझे क्या करना है। सो किडनी के अंदर दो टेस्ट ये कॉमनली हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। एक है सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन ये ब्लड टेस्ट है जिससे मुझे मालूम पड़ता है कि मेरी किडनी कमजोर है या नॉर्मल है। और दूसरा है यूरिन एल्ब्यूमिन, यूरिन में से प्रोटीन जा रहा है क्या। तो ये दो अर्ली टेस्ट है। अगर मुझे पॉपुलेशन स्क्रीनिंग करना है या मुझे जनरल पॉपुलेशन में या नॉर्मल लोगों में कुछ टेस्ट एडवाइस करना है तो ये दो मेरे टेस्ट रहेंगे जिससे मैं एडवाइस करूंगा। फिर अगर मुझे कोई बीमारी मिलती है तो आगे के टेस्ट रहेंगे। आगे के टेस्ट में सोनोग्राफी, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन या यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, काफी सारे रीनल फंक्शन टेस्ट जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, BUN, यूरिया इत्यादि टेस्ट आ जाती है। जैसे मैंने बात की कि किडनी में खून कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन ये एक कॉमन टेस्ट है जो हम किडनी के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। सो इस प्रकार से ये कॉमन टेस्ट है जो हम किडनी के पेशेंट में करवाते हैं और इससे हमें मालूम पड़ता है कि किसकी किडनी कितनी चल रही है। GFR ये एक प्रकार का कैलकुलेशन फॉर्मूला है जिसे मैं कितना किडनी मेरा चल रहा है परसेंटेज में हम बता पाते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई 25 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई इंडिया में रहता है, कोई US में रहता है। तो अगर सबका क्रिएटिनिन 1.8 है तो हम सबको ये नहीं बोल सकेंगे कि आपके सबके किडनी के फंक्शन एक जैसे है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम GFR का फॉर्मूला यूज करते हैं या कैलकुलेटेड EGFR बताते हैं कि आपका इतना परसेंटेज किडनी चल रहा है और उसके बेसिस पे पेशेंट लॉन्ग टर्म पे अपना किडनी प्रोग्नोसिस देख सकता है। और डॉक्टर, काफी समय पर ऐसा देखा गया है कि कोई रोगी अगर पीड़ित है तो वो दवाइयाँ लेता है, तो क्या इसका असर किडनी पे प्रभाव करता है ज्यादा? किडनी का कमजोर होने के या किडनी मेरे वीक हो जाने के या किडनी खराब होने के काफी सारे लक्षण है या काफी सारे कारण है। डायबिटीज इसमें सबसे बड़ा कारण है, ब्लड प्रेशर दूसरा कारण है, तीसरा कारण है जैसे आपने बताया अननोन डिसीज, और एक कॉमन लिस्ट ऑफ कारण में है दवाइयाँ। सो अनप्रिस्क्राइब्ड या ओवर द काउंटर पेन किलर्स, ओवर द काउंटर एसिडिटी पिल्स, ओवर द काउंटर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, काफी सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन जो पेशेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज करता है। घुटनों के जोरों के लिए या पीठ के दर्द के लिए बहुत बार पेन किलर्स डॉक्टर ने 5 दिन बताए रहेंगे तो वो 20-25 दिन लेता है। तो ऐसी सब जो पेन किलर या ऐसी सब दवाइयाँ है इसको ओवर द काउंटर यूज नहीं करना चाहिए। इसको जब भी हम यूज करते हैं हमें डॉक्टर के नियंत्रण में यूज करना चाहिए। सेकेंड कॉमन, जब हमने पेन किलर या दवाई के बाद छेड़ी है तो सेकेंड कॉमन चीज जो देखी गई है वो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये ऐसी चीज है जो आज के युग पीढ़ी, आज के यंगस्टर्स को ऐसा है कि भाई हम रातों रात बॉडी बिल्डर हो जाए, हम रातों रात फिट हो जाए, तो जिम जाए नहीं जाए पर 2 स्कूप प्रोटीन रोज खाना है।
तो ये प्रोटीन्स एंड विद टाइम, जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया और इंटरनेट सेंसेशंस के कारण अवेयरनेस और लोगों को अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन ये बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग एक्सेसिव प्रोटीन अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते हैं। और ये प्रोटीन जब आपके किडनीज आप जब खाते हो विदाउट यूज में, तो किडनीज के अंदर ग्लोमेरुलर या फिल्टर पे हाइपर फिल्ट्रेशन करता है और लंबे समय में ये किडनी के फिल्टर्स को थका के किडनी की बीमारी या सीकेडी करता है। तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो भी पेशेंट या जो भी नॉर्मल जिमर है या जो भी एक्सरसाइज गोअर या फिट हेल्थनेस फिटनेस है, उन्हें ये ध्यान रखना है कि उन्हें कोई भी प्रकार की प्रोटीन सप्लीमेंट अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने कोच है, जो भी ट्रेनर कोच है, उनके काउंसलिंग से समझ के लेना है और उसको बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके लेना है। अगर आप 60 किलो के हो और अगर आप 150 ग्राम प्रोटीन रोज खा रहे हो और आप का एक्सरसाइज जीरो है, तो ये काफी हाई रिस्क है कि आपकी किडनी लंबे समय में खराब हो सकती है। इसी के साथ साथ मैं रोज जिम जाऊं, मैं अपनी स्ट्रेंथ के आगे एक्सरसाइज करूं और मैं घर पे आने के बाद थक जाऊं, मुझे काम पे जाना है, नहीं जा पाऊं, और इससे बचने के लिए मैं पेन किलर खा लूं, मैं पेन किलर खा के काम पे जाता हूं। तो प्रोटीन, जिम, पेन किलर, ये बहुत लोग हैं जिनका ये रूटीन हो चुका है, तो इससे हमें बचना है। तो काफी ऐसी सारी चीजें हैं जिसे हम रूटीन से अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं या बचा सकते हैं, तो इस पे हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर, आपने सीकेडी के बारे में मेंशन किया था, हम जानना चाहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसा है और उसका प्रोसीजर क्या है। सो सीकेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। सीकेडी, इसमें 3 प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम पेशेंट को देते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टेज। सीकेडी ये 5 स्टेजों में बटा हुआ है अकॉर्डिंग टू जीएफआर जो हमने डिस्कस किया अभी। तो सीकेडी स्टेज 1 to 5, 1 to 4 में यूजुअली मेडिकल थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिकल थेरेपी 2 प्रकार में बटी हुई है। एक है आपका बीमारी स्लो करने का, ये जिसमें हम शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, हम खून कम है तो खून की इंजेक्शन या दवाइयाँ देते हैं, अगर शरीर में एसिड जमा हो गया है तो हम उसकी दवाइयाँ देते हैं। पार्ट 2 है जो न्यूअर जनरेशन ट्रीटमेंट्स है, जिसमें बीमारी कैसे स्लो की जाए टू रिटार्ड और स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ सीकेडी, जिसमें प्री प्रोबायोटिक्स है, कीटा एनालॉग्स है और बाकी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम प्रोटीन या इसको कम करने के लिए पेशेंट्स को यूज करते हैं। अगर पेशेंट सीकेडी 4 एंड अबव, जैसे कि जीएफआर लेस देन 20 के आगे जाता है या स्टेज 4 और 5 के आसपास जाता है, पेशेंट को 2 प्रकार के ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज या अदर बीमारी जो उनको है, जिसमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट बटा हुआ है। डायलिसिस 2 प्रकार के हैं, एक है ब्लड डायलिसिस जो हम करते हैं और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस, जहां आपका पेट का मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन यूज किया जाता है डायलिसिस के लिए। ट्रांसप्लांट जो है, ट्रांसप्लांट 2 प्रकार के, हम एक लाइव ट्रांसप्लांट करते हैं। लाइव ट्रांसप्लांट मतलब घर में माताजी, पिताजी, भाई बहन में से अगर कोई किडनी देना चाहता है तो, और डिसीज डोनर या कैडावर ट्रांसप्लांट, जिसमें पेशेंट को खुद को रजिस्टर करना होता है। तो ये प्रकार से सीकेडी की ट्रीटमेंट बटी हुई है। और पेशेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स को समझना कि सीकेडी ये ऐसा नहीं है कि आज बीमारी आ गई तो कल आपका एंड है। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। कई बार पेशेंट पूछता है कि मेरे को डायलिसिस लग गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हमारे पास पेशेंट्स है जो डायलिसिस पे भी 5 साल, 10 साल, 15 साल अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास ट्रांसप्लांट पे भी पेशेंट्स है जो अच्छा कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट, अगर कोई कारण से लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांट में रिस्क है, फेलियर का रिस्क है, पर आप ये नहीं देख रहे कि ये एक किडनी एकमात्र ऐसी बीमारी है जहां पेशेंट राइट फ्रॉम स्टेज 1 to स्टेज 5 अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट खुद सिलेक्ट कर सकता है, वो खुद बीमारी को समझ सकता है। आज कैंसर है आपको, तो आपको डॉक्टर बोलेगा ये कीमो ही लेना है या सर्जरी लेना है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पेशेंट्स के पास ऑप्शन है, वो डायलिसिस पे रहना चाहता है, ट्रांसप्लांट करना चाहता है, और वो पेशेंट जागरूक रहता है हमेशा, वो अपने ट्रीटमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इसी के साथ साथ वो अपनी रूटीन लाइफ जीता है। ऐसे कितने सारे डायलिसिस पेशेंट्स हैं जो अपना लाइफ कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ जी रहे, काम कर रहे, पैसा कमा रहे। कौन सी बीमारी में आप, आगे की क्रॉनिक बीमारी में आप इतनी सारी चीजें कर पा रहे? आज पैरालिसिस पे आप बेड रिडन हो जाते हैं, कैंसर में आप थक जाते हैं, कोई भी लीवर डिसीज में आप ज्यादातर काम नहीं कर पाते हैं। तो इकोनॉमिक ट्रीटमेंट किस में अवेलेबल है? तो अगेन डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो इंडिया जैसी शहर में काफी सारी योजनाओं में या चैरिटेबल जगह में ऑलमोस्ट फ्री होता है। तो कोई ऐसी दूसरी बीमारी नहीं है जहां आपको इलाज फ्री मिल रहा है। ट्रांसप्लांट्स आप कोई भी योजना से या किधर से भी करिए तो आप मिनिमम कॉस्ट में कर सकते हैं, जबकि लीवर, कैंसर, इस सब में ये सब सुविधाएं नहीं है। तो पेशेंट्स ने ये समझना होगा कि बीमारी आई है, क्रॉनिक बीमारी है, हम समझते हैं, पर इसके मल्टीपल ऑप्शंस है और इसके अंदर जीने की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है।
तो नाखुश ना होके या अपने आप को निराश ना करके कि नहीं मुझे कुछ नहीं है और मैं आगे नहीं जी पाऊंगा, एक पॉजिटिव होप रखना है। और आपके डॉक्टर्स को पॉजिटिव होप देखने से आपके डॉक्टर को भी लगेगा कि आपको बेस्ट ऑप्शन दिया जाए और आप लंबा जी सके। डॉक्टर, आप अपने रोगियों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हें डायलिसिस करना चाहिए या ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक किडनी के पेशेंट के लिए। आज जैसे मैंने बताया 3 हिस्सों में ट्रीटमेंट बटी हुई है और डायलिसिस और ये ट्रांसप्लांट, ये दो के बीच में काफ़ी बार पेशेंट्स या उनके रिश्तेदार कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो ट्रांसप्लांट ये सबसे अच्छा किडनी के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन है। कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, ऑफ कोर्स लेस देन 65, जिसे कोई ऐसी बीमारी हो जिससे वो ट्रांसप्लांट न कर सके, ट्रांसप्लांट शुड बी द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हर एक के लिए। डायलिसिस, जहाँ कोई ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहा है तो उसने डायलिसिस का ट्रीटमेंट या डायलिसिस का ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। ट्रांसप्लांट इसके लिए हम सबको बताते हैं कि अगर आपको कैंसर नहीं है, अगर आप बाकी के हिस्से से हार्ट, लीवर ये सब से आप तंदुरुस्त है, तो ट्रांसप्लांट ये एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो हम सब पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये बेस्ट है और आपने यही सिलेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर, ऐसा देखा गया है कि रोगी आपके पास डायरेक्ट कभी आ नहीं पाता है और कभी ऐसा हुआ है कि वो वाया वाया किसी डॉक्टर के थ्रू रेफर करने पर वो आपसे मिलता है। तो क्या मरीज का देरी से पहुंचना करेक्ट डॉक्टर के पास, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? तो ये ज़रूरी चीज़ है। जैसे हमने इस हमारे जेड टॉक में हमने डिस्कस किया कि किडनी क्या है, किडनी के अंदर लक्षण क्या है, किसे किडनी के लिए जानकार होना चाहिए। तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जिसको आपको इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर्स है जो हमने डिस्कस किए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यूरिन इन्फेक्शन, स्टोन, या आपको कोई प्रोटीन जाने वाली बीमारी है, तो ऐसी बीमारी में आपने ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। और अगर आपको कोई भी लक्षण लगे, जैसे मैंने बताया कि फ्रॉदिंग है, किडनी के साइड पे दुख रहा है, या किडनी में से ब्लड जा रहा है, किडनी में से प्रोटीन जा रहा है, या आपको सूजन आने लगी है, या मैंने जैसे हम फिजिकल लक्षण के बारे में डिस्कस किया, तो ये बेटर रहता है कि आप टेस्ट करिए। अगर आपको लोकल किडनी के डॉक्टर अवेलेबल है जो आपके नोन में है, फैमिली के नोन में है, तो आप डायरेक्ट चले जाइए। नहीं है तो आप कोई वाया एमडी डॉक्टर या कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर के थ्रू या कोई भी एक फैमिली फिजिशियन डॉक्टर के थ्रू आप जब जाते हैं तो आप अपनी बेसिक टेस्ट के लिए एडवाइस करिए। खुद को जानकार होना ये बहुत ज़रूरी है। सूजन या ऐसे लक्षण बहुत सारी बीमारी में आ सकते हैं, तो थायराइड या डायबिटीज़ या किडनी या हार्ट, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। हमें हमारे बेसिक टेस्ट करते रहना है। हर एक यंगस्टर्स को या हर एक हम नॉर्मल आदमी को आज ये बताते हैं कि आप आपकी रूटीन टेस्ट करवाते रहिए। अगर आप कोई बीमारी में देरी से आते हैं, जैसे आपको अगर एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में आप देरी से पढ़ाई चालू करते हैं, तो डेफिनेटली आप रेस में पीछे रह जाते हैं। तो ये हिसाब से ही बीमारी के अंदर अगर हम बीमारी को जल्दी पकड़ते हैं या बीमारी को हम प्रिवेंट करते हैं, तो हमारे लिए सबसे अच्छा फ़ायदा है। क्योंकि किडनी डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है कि अगर आपको आज कोई बीमारी हो जाती है तो इसको सिर्फ स्लो कर सकते हैं, ये बीमारी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी कोई बीमारी हमको लगने के पहले अगर हम उसको बचा सकते हैं या हम उसको अर्ली डायग्नाइज कर सकते हैं, तो यही हमारे पास ऑप्शन है। आने के बाद तो उसका ऑप्शन क्या होने वाला है कि स्लो करिए या आगे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का प्रिपेयर करिए। आपको कोई ऐसा बताने वाला ही नहीं है कि ये क्योर होने वाली बीमारी है। तो अगर क्योर होने वाली बीमारी नहीं है तो इसका सबसे अच्छा इलाज यही रहने वाला है कि हम उसको प्रिवेंट करें या तो हम उसको अर्ली डायग्नाइज करें। तो ये ज़रूरी है लोगों को समझना कि बीमारी, कुछ कुछ क्रॉनिक बीमारी अगर आपको घड़ी घड़ी हो सकती है, आपको नॉन क्योरेबल बीमारी है, तो आपको अपने आप को ज़्यादा सतर्क रखना है और अपने आपको टेस्ट और इस पर रेगुलर करके अपने आप को इस बीमारी से बचाना है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो सालों पहले था वो अब भी है। मोटापा, शुगर, बीपी, ये सब से आप बच सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ें करें। कुछ चीज़ों में जो मैं एडवाइस सबको देना चाहता हूँ, मेरे आज जेड टॉक में मैं स्पेसिफिकली दूंगा। शक्कर कम कर दीजिए, नमक कम कर दीजिए, रोज़ हाफ एन आवर वॉक करना चालू रखिए और अपने आप को मोटापे और इस प्रकार की लाइफस्टाइल बीमारी से दूर रखिए। इससे आपकी हार्ट, किडनी, ब्रेन और आपका शरीर इंक्लूडिंग बोन्स तंदुरुस्त रहेगा और आप लंबा जीवन जी पाएंगे। दर्शकों, अभी तक हम डॉक्टर सिद्धार्थ लखानी के साथ थे, बट हमारे साथ अभी जुड़े हैं डॉक्टर देवांशी लखानी। मैं चाहती हूँ डॉक्टर देवांशी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। हाय, माय नेम इज डॉक्टर देवांशी। मैं एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ और मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, जो हम आँख का पर्दा कहते हैं बेसिकली।
तो उसमें मैंने स्पेशलाइज किया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपसे मिलकर हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट उससे ज़्यादा हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप दोनों डॉक्टर्स हैं, आपका स्केड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, तो आप एक दूसरे के लिए समय कैसे निकालते हैं, अपनी फैमिली के लिए समय कैसे निकालते हैं और अपने फिटनेस के लिए कैसे समय निकालते हैं? तो बेसिकली जैसे आई थिंक सारे डॉक्टर्स बोलते हैं दैट फिटनेस इज आवर प्राइमरी इम्पोर्टेंस, तो हमने एक डेडिकेटेड टाइम दिया हुआ है इन आवर रूटीन कि इतना समय हमको फिटनेस के लिए देना ही चाहिए। सो वी गो फॉर आवर वॉक्स, वी गो फॉर एक्सरसाइजेस रूटीनली, एंड वी टेक आवर फैमिली अलोंग सो दैट हमको वो समय हमारे फैमिली बॉन्डिंग के लिए भी मिले। एंड सेकेंडली हम हमारी डाइट भी उसी हिसाब से प्लान करते हैं बेस्ड ऑन ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में असेंशियल होते हैं हमारे लिए फॉर आवर वेल बीइंग। सो अकॉर्डिंगली हम हमारी डाइट उसी हिसाब से वी ट्राई एंड ईट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या आप भी इस बारे में एग्री करते हैं? यस डेफिनेटली। सो ये जैसे बताया डॉक्टर देवांशी ने, सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफ के हर एक पार्ट को इक्वल टाइम दें। जैसे हमने फैमिली टाइम एक स्पेशल टाइम रखा हुआ है जहाँ हम कितना भी लेट आए हम हमारे फैमिली को उतना टाइम डेडिकेट करते हैं, बच्चों के साथ खेलना हो या पर्सनल कुछ बातें करनी हो। जैसे हेल्थ के बारे में बताया गया, हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को फूड कॉम्प्लीमेंट करें ताकि हमारा फूड इजी हो जाए, बनाना इजी हो जाए। एंड डेफिनेटली मैडम वो सब चीज़ों में जो जैसे बताया कि क्या हेल्दी खाना चाहिए, जिसके बारे में हम लास्ट 1 आवर से डिस्कस कर रहे हैं, वो सब खाने पीने का श्रेय मैडम को जाता है और मैडम उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है। और एक एक्सरसाइज को टाइम, तो ये 3 चीज़ें जो है ये ज़रूरी रखना। जैसे हमने शुरुआत में भी बात की कि पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका हेल्थ, ये चारों पहियों को साथ में चलना है। और इसी के लिए हम साथ में जुड़ने की कोशिश में जो भी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं हम करते हैं, एंड एक दूसरे का हम खुद से हम ध्यान रखते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने मेंशन किया बच्चों के बारे में, जैसे बढ़ती पीढ़ी के बारे में, वो कभी अपने माँ बाप की सुनते नहीं है, तो आप जो अपने फिटनेस का प्लान है, जो हेल्दी डाइट है, वो आप किड्स पे कैसे अप्लाई करते हैं? बिकॉज वो काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, दूसरों बच्चों को देखकर वो काफ़ी डिमांड करते हैं। तो आप अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं या उन्हें कैसे मार्गदर्शन करते हैं कि उनके सही खाना चाहिए? तो एक तो हम हेल्दी खाते हैं तो वो उनको एक प्रेरणा मिलती है कि जब हमारे माँ बाप हेल्दी खा रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हेल्दी खा रहे हैं, तो हमें भी हेल्दी खाना चाहिए। सेकेंडली हम उनके साथ प्ले एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हम उनको बताते हैं कि ये हेल्दी फूड है, ये जंक फूड है, ताकि वो डिस्टिंग्विश कर पाए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट मेरे लिए, क्या सही रहेगा। और अभी की पीढ़ी बहुत स्मार्ट है, आई एम श्योर एवरीवन विल अग्री विद दिस। वो हमसे ज्यादा हमको बताते हैं कि ये मुझे सिखाया गया है कि ये जंक है तो आपने भी नहीं खाना चाहिए। सो दैट वे आई थिंक इट्स अ वाइस वर्सा थिंग, वो भी हमें सिखाते हैं, हम भी उनको सिखा रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे कंटिन्यूअसली डाइट प्लान फॉलो करते हैं और कभी एक दिन उनका मन करता है कि हमें वो प्लान फॉलो नहीं करना है, तो आप दोनों में से ज़्यादा सपोर्टिव किड को कौन करता है? लाइक आप अपने बच्चों को डांटते ही नहीं आपको ये खाना है, तो कहीं सिद्धार्थ सर आके उनको बोलते हैं करके कि नहीं जो मम्मा कह रहे हैं वो करो, नहीं 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 आप खा लो, हम हैं, ऐसा कुछ? आइडियली ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा बिकॉज वी आर अ टीम। हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हम एक ही फोकस रखें बच्चों के लिए और उनको सेम चीज सिखाएं जो हम बाकी लोगों को भी बताते हैं। सो दैट वे आई थिंक बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ होगा कि हमने हमें से कोई बोल रहा है कि आप खा लो। इनफैक्ट वी ऑलवेज ऑन द सेम टीम। सो बेसिकली जैसे आपने ये सवाल पूछा कि यूथ के लिए जो खाने का है, और जैसे ही हम डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत एक चीज़ बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगा इधर कि खाने पीने को रोकने को बच्चे के लिए ये गलत होगा कोई भी माँ बाप के लिए। उनको ट्रेनिंग करना, जैसे हमने बताया कि हम एज अ टीम उनको ट्रेन करते हैं, अच्छा क्या है खराब क्या है, एट द एंड चॉइस उनका है, खाना उनको है। एंड देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन, जैसे उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज एंड फूड इनटेक। सो बचपन से अगर वो एक्टिविटी ज़्यादा करेगा, अगर आप उनको मोबाइल फ़ोन्स या वीडियो गेम से दूर रखने की कोशिश करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखेंगे, तो शायद उसकी डाइजेशन सिस्टम इतनी अच्छी बनेगी कि वो शायद 2 पिज़्ज़ा पीस खा भी ले तो उतना वो खेल के डाइजेस्ट कर लेगा और अपने आप को इक्वली फिट रख पाएगा। तो खाने को रोक से अच्छा बचपन में या एक उम्र में आप उन्हें एक्सरसाइज या एक्टिविटी ज़्यादा रखिए और खाने पे रोक टोक ज़्यादा ना करे, तो वो बच्चों के ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर मेरा सवाल आपसे है, डॉक्टर देवांशी। यही कि हमने सिद्धार्थ सर से तो पूछ लिया कि किडनी की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके क्या प्रिकॉशंस और प्रिवेंट्स हम कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किडनी की वजह से आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आई थिंक किडनी के पेशेंट्स जो है, किडनी जैसे कि किडनी एक ऑर्गन है, वैसे ही सिमिलरली आंख भी एक ऑर्गन है। तो किडनी में जब बीमारी फैलती है, जाहिर बात है कि शरीर में बाकी ऑर्गन्स को भी असर करती है, और उसी तरह आंख में भी ये बीमारी होती है। जैसे हम डायबिटीज कहें या बीपी कहें, ये सारे लक्षण जब किडनी में दिखाई देने लगते हैं, आमतौर पे मैक्सिमम पेशेंट में ये आंख में भी असर करते हैं। और किडनी की बीमारी के चलते पेशेंट हमेशा किडनी की डायलिसिस, किडनी की इलाज में, उसकी दवाइयों में लगे रहते हैं, और वो मिस कर जाते हैं वो विंडो पीरियड जब हम आंख को ट्रीट कर सकते हैं, आंख को सही कर सकते हैं। तो इसीलिए एक मतलब ये मैसेज होगा कि जिस पेशेंट को जैसे अर्ली डायबिटीज पता चले या बीपी पता चले या इवन किडनी की बीमारी पता चले, उनको पीरियोडिक एग्जामिनेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज ये सब बीमारी जैसे ही किडनी को खराब कर रही है, वैसे ही बाकी ऑर्गन्स को खराब कर रही है। अगर हम आगे से उसको पकड़ सकते हैं तो आगे से इलाज कर सकते हैं, और अगर दिखाई नहीं देता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो काम करने की ताकत है या जॉब्स हैं, सारे छूट जाते हैं, बिकॉज आप देख नहीं पाते तो आप काम नहीं कर पाते। तो उसके चलते भी ये जरूरी है, बिकॉज अभी वर्किंग क्लास को इट्स इम्पोर्टेंट कि ये बीमारी बहुत कॉमन हो रही है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम सारे वर्क को पीरियोडिकली एग्जामिन करें। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर देवांशी। डॉक्टर देवांशी, अगर हमारे दर्शकों को आपसे मिलना हो तो वो कैसे मिल सकते हैं? तो मैं 2 क्लिनिक हैं मेरे खुद के, जहाँ पे मैं मॉर्निंग और इवनिंग में डेली अवेलेबल हूँ। एक प्रभा देवी में है और एक घाटकोपर ईस्ट में है। तो आप कभी भी आके आपकी आई टेस्ट करा सकते हैं। आई एम अवेलेबल एट लखानी आई केयर विच इज इन प्रभा देवी एज वेल एज घाटकोपर ईस्ट। और प्रभा देवी में मैं डेली मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ, एंड इवनिंग्स आई एम अवेलेबल इन घाटकोपर। थैंक यू सो मच दर्शकों, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और डॉक्टर सिद्धार्थ लखानी, डॉक्टर थैंक यू सो मच देवांशी। हमने किडनी हेल्थ के बारे में तो काफ़ी जानकारी ले ली है, जानना चाहेंगे आपके बारे में। No, I have one sister. नमस्ते मैम, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? नमस्ते सर, नमस्ते मैम। इससे पहले कि मैं सर के बारे में काफ़ी डिटेल में जानूं, प्लीज़ अपने बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम विनोद लखानी, विनोद, मेरा फादर विनोद नानचंद लखानी। हम ये यहाँ पर मेरा मुंबई में घाटकोपर में सब जगह बिजनेस है, मार्बल का बिजनेस, ऑटोमोबाइल्स बिजनेस और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ये तीनों बिजनेस वर्षों से है, बचपन से मैं बिजनेस में हूँ। मैं हम लोग घाटकोपर में रहते हैं। थैंक यू मैम, प्लीज़। Myself, Meena Vinod Lakhani. I am a housewife. बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पे बैठकर, और सर के साथ तो मैंने काफ़ी बातचीत कर ली है और हमने हेल्थ टिप्स भी ले ली है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि सिंस ही इज़ अ डॉक्टर, कभी आपको हेल्थ एडवाइसेस दी है उन्होंने कभी ऐसे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? हमारी तो केयर करता ही है वो। एडवाइस तो बहुत देता है, पर डैडा को स्वीट पसंद है तो सब बराबर। अच्छा ओके, बट ऐसा कभी हुआ है करके कि वो काफ़ी फ्यूरियस हो जाते हैं कि आपको मिठाई नहीं खानी है तो नहीं खानी है, किसी दिन ऐसा कभी हुआ है? और क्या आपने माना है? हाँ, ओके, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सर से पता चला है कि आपकी एक और डॉटर भी है, तो इवन शी फॉलोज द रूल्स लाइक फॉर हेल्दी फिटनेस? She also does it. Okay, nice. I think the entire family is very healthy, fit and fine. मुझे जैसे मैंने उन्हें पर्सनल सवाल तो पूछ लिया है, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो स्कूल में एक स्टूडियस पर्सन थे या स्पोर्टिव पर्सन थे? बिकॉज ही इज़ वेरी फिट, यू आर वेरी फिट, सो चिल्ड्रन हमेशा अपने मॉम डैड से इंस्पायर होते हैं।
तो क्या आप बताना चाहोगे? मोस्ट मिस्टीरियस था एग्जाम में भी, एग्जाम के पहले वो क्रिकेट का 2 शॉट मारेगा जीत जाएगा। अच्छा, इट इज लाइक तारक मेहता का टप्पू काइंड ऑफ कि अरे कल कौन सा पेपर है? स्टूडियसली था ऐसे, अच्छा, ओके। उसमें भी उसका ध्यान इतना ही था, Okay. अदर एक्टिविटीज में भी वो इतना ही होशियार था। सो ही इज कंपैरेटिवली उन्होंने अपना टाइम को काफ़ी स्पेसिफिकली डिवाइड किया है कि ये टाइम पे हमें फिट रहना है, ये टाइम में हमें पढ़ाई करनी है, ये टाइम पे फैमिली को टाइम देना है। इट इज़ रियली नाइस। 10th के बाद में तो एकदम उसकी लाइफ ही सेल्फ डिपेंडेंट, लाइक लाइफ चेंज हो गई उसकी एकदम, उन्होंने mature खुद हो को गए। बहुत इंडिपेंडेंट रखा है। ओके, कभी उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई समस्या आई है, उन्होंने कभी आपसे एडवाइस मांगी है, या वो काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे जो नहीं, अपने खुद भी डिसीजंस तो लेने शेयर के लिए? करता है डैडा से भी, ओके। खुद भी, पर अपने आप बहुत क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक पर्सन हेल्दी तभी रह सकता है जब वो अंदर की बात अपने मॉम डैड से शेयर कर सके। फिटनेस तो अपीयरेंस पहले है। तो सचिन तभी बहुत करते थे, फिर वो जेजे में पढ़ा, ओके। एएम में पढ़ा, टाइम उसका भी बिजी हो जाता है ना, उधर रेसिडेंट डॉक्टर रहने का ओके। उसको आता था। बाकी उसके पहले तो हमारा एकदम क्लोज बॉन्ड था। ओह वाओ, दैट्स नाइस। सो ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग अ लॉट। तो वहाँ पर ऐसा कभी होता है कि हम अपने सेहत का ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि हम लोग दूसरे सिटीज़ ट्रैवल कर रहे हैं। सो हाउ डू यू मैनेज टू टेक केयर ऑफ योर इनटेक्स? सो बेसिकली ऑन फूड पार्ट, ऑफ कोर्स जब हम एक लाइफ के अंदर जब भी पढ़ाई करते हैं तब टारगेट्स अलग रहते हैं, तब हमें पढ़ाई और एक लाइफ में अचीव करने, गोल अचीव करने का टारगेट्स रहता है। तो वो समय पे हॉस्टल लाइफ के साथ कई बार वो सब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है। हर एक के जीवन में जैसे आप लाइफ में मैच्योर होते हैं, जैसे आपको रियलाइज़ होता है कि ये समय आया है या हमें प्रॉब्ली लाइफ के साथ अभी एक गोल्स जो थे मेरे वो काफ़ी सारे अचीव होने लगे हैं, तो उस समय पे फिर हम निर्णय लेते हैं कि बाबा अभी आप फिटनेस की तरफ या आप हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। सो आई थिंक हर एक की लाइफ में एक समय आता है जहाँ पहले पढ़ाई, फिर आपका एक एजुकेशन, डिग्री अचीव करने के बाद आप आपके फाइनेंशियल या जो भी आपके पर्सनल गोल्स है वो अचीव करते हैं। फिर आप आपके मैरिज या मैरिटल गोल्स है वो अचीव करते हैं, एंड देन स्लोली विद दैट इफ यू देन यू स्टार्ट मोर टुवर्ड्स योर हेल्थ। तो आई थिंक ये सबके लिए ही है। साथ साथ में सबको यही एडवाइस, जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि सब पे लाइफ एक कार जैसा है या व्हीकल जैसा है जिसके हर एक व्हील को आपको बैलेंस करते रहना है। जस्ट पर्सनल से भी फ़ायदा नहीं होना, जस्ट फाइनेंशियल से भी फ़ायदा नहीं होना, जस्ट घर पे बैठने से या कुछ करने से भी फ़ायदा नहीं होना है। सो इट हैज़ टू बी अ कंबाइंड गोल्स, सो विच हेल्थ शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। सो आपको हर एक के लिए मैसेज रहेगा कि हेल्थ को ज़्यादा ध्यान दीजिए और जितना हो सके उतना फिट रहने की कोशिश करिए। मैम, सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इनके बारे में कुछ मिस्टीरियस बातें जो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने इनकी डिटेल में उनकी लाइफस्टाइल, उनके फिटनेस गोल्स, उनकी हॉस्टल लाइफ, उनकी कॉलेज लाइफ, स्टडी लाइफ, करियर लाइफ, सबके बारे में जाना है। बट ऐसी कोई बात जो हमें नहीं पता है, हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए। पहले से ही वो उसका एकदम अपने आप में रहना, सब करना, हेल्पफुल बहुत नेचर था। हाँ। जब छोटा था तो किसी का भी कुछ भी है, और हमारा बिल्डिंग में कोई नया कंप्यूटर है, वो टाइम में तो नया था, लगभग 20 साल पहले। तो कोई नया लेके आएगा तभी वो पहले ही आएगा, तो कोई का कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो कोई भी आके बोलेगा मेरे को प्रॉब्लम आया, तो ये खोलेगा पूरा रिपेयर कर देगा। तो हम बोला तुमको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है? ये ड्राइविंग में भी सर अपने आप ही ऐसा 16 साल किधर भी की- चांस मिला तभी सीख लिया। 16 साल की उम्र थी जब भी हमारे को हम लोग शादी में गया था, तो मैं गाड़ी लेके गया, साथ में था हमारा, तो मैं गाड़ी खड़ा करके गया, चाबी गाड़ी में ही थी। तो मैं तो उधर स्टेज पे गया था, तो मेरे को कोई आके वॉचमैन दूसरा आके बोला, अरे तुम आपका गाड़ी कोई लेके गया? बोला कौन लेके गया? मैं पीछे देखा, अरे गाड़ी लेके, उसको बोला जाके देख तो सही। तो फिर ये गाड़ी लेकर खुद घूमने चला गया, राउंड मार के वापस लेकर, लाइसेंस तभी से उनको गाड़ी का इतना शौक था। सो वो पहले 25 से साल ही पहले। काफी क्यूरियस पर्सन रहे हैं। सीरियसली उसको सब कोई भी छोटी, और उसका नजर है ना बहुत शार्प, 2 आंखें आगे है ना, एक पीछे। वो मेरा बेटा और बेटी है ना, पर मैं किधर भी गई तो उसको हॉस्टल उधर रहता था ना, तो भी आके कोई आएगा तो उसको बना के खा सकता था, वो बता सकेगा कि इसमें क्या है, इधर क्या है।
इतना सो पावरफुल ही वाज काफी, कहते हैं ना, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और प्लस किसी की केयर करना वो उनके लिए काफी ज्यादा प्रायोरिटी पे था. अभी बिजी हो गया, अभी उसके लाइफ हम भी कभी हमको फील भी होता है कि आ, अच्छा भी हुआ, पर वो इतना पहले जैसा बात में, पर अपने को भी मालूम है ना, अभी इतना 2 बच्चे हैं हमारे, वाइफ है, उसको भी टाइम देना पड़ता है, वो खुद इतना बिजी है, पर हमारे शाम को भी हम लोग रात को आता है तो 10 मिनट भी बैठते हैं. अच्छा, ओके, भले कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, नहीं, बट सब पूरे बात दिन भी में सहन थोड़ा करता है. समय आपके लिए जरूर एक बार निकालता साथ में है. खाना खाने का खाने परफेक्ट, ये बहुत ही बेहतरीन रूटीन है एक फैमिली को हमेशा टच में रहने के लिए. यस, सुबह ना ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि सुबह का टाइम हाँ. और पेरेंट्स का क्या है, एक्सपेक्टेशन रहता ही है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, पर ऐसा लगता है अभी मेरा बच्चा है, थोड़ा बात ऐसा, पर उतना टाइम तो वो देता ही है. बट इट्स वेरी गुड कि आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कभी हमको भी, मेरे पापा तो एकदम अंडरस्टैंडिंग, मेरा थोड़ा है, हाँ, कभी मुझे ममता. एकदम लगता है कि क्या, पर फिर समझ में आता है कि नहीं, सबको उसको सबको handle सबको करना देखना है. यस, बचपन से उसको एक ऐसा था कि मेरे को कुछ बन के दिखाना है। दिखाना है. हाँ. और आपकी जानकारी के लिए थ्रू आउट मेरिट में गया है वो अच्छा है, उसका वो रिकॉर्ड बहुत अच्छा इधर है. भी रिकॉर्ड में, मतलब क्या कोई बात है. किसी के पास इन्फ्लुएंस नहीं लेके जानी पड़ी, नहीं तो मेरी बहुत अच्छी पहचान थी। ओके, सो उन्होंने सब कुछ अपने दम पर किया है. वाओ, दैट्स अमेजिंग. 10th तक तो एकदम ऐसे, और सेटिस्फाइड बहुत था. 75 आ पाया तो बस उसको लगता है कि खेलने को भी टाइम मांगता था. उसका 12th में वो पास हुआ, मेरिट में पास हुआ, हमने एक बहुत बड़ा पार्टी फंक्शन यूज किया था। MBBS हुआ ना तभी. MBBS हुआ जब, तो घाटकोपर से नहीं, पूरा बॉम्बे का मिनिस्टर मंत्री लोग को बुलाया था। वाओ. वो आके उसको शाबाशी दे के बोला कि मेरा बोला सब बच्चा ऐसा नहीं करते थे, अपने माँ बाप की ख्वाहिश तूने पूरी की। यस, वेरी गुड सर, मानना पड़ेगा आप एक रियल में एक लाइव आइडल हो, जो भी हमारे दर्शकों देख रहे हैं, एंड दैट इज बीइंग इंस्पिरेशन, क्योंकि बच्चा हमेशा मॉम डैड को देख के इंस्पायर होता है, एंड राइट नाउ अभी वो जैसे भी है वो आप दोनों के वजह से है. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच एन अमेजिंग डॉक्टर. उतना ही वो इससे ज्यादा एक्टिव है. और कुछ और बनने का और कुछ उसके करने का लिए है. हमको किधर किसका सपोर्ट नहीं लेना नहीं पड़ा। नहीं. that's really nice. So thank you so much. आपसे बातचीत करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और भी हम जानेंगे आपके बारे में, एंड तब तक के लिए दर्शकों धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. आपका दिन शुभ रहे. दर्शकों, जेड टॉक पर डॉक्टर सिद्धार्थ लखानी हमारे साथ थे. जेड टॉक एक पहल है जो इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ किडनी रोग के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए है, क्योंकि अगर हम जागरूक होंगे तो सही समय पर इलाज और सही समय पर रोग की पहचान करने से कई जीवन बचाया जा सकता है. दर्शकों, जेड टॉक को फेसबुक, यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें. किडनी से जुड़ी हर बात किडनी स्पेशलिस्ट से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए स्पेशलिस्ट के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.